IVM। अर्चित, आज ना सवेरे सवेरे एक मस्त वाला रिडल लेके आए। रिडल समझते हैं आप? रिडल बिल्कुल पजल क्या बोलते हैं, बुझो तो जाने, ऐसा कुछ बोलते हैं। हाँ, आमिर खुसरो साहब की है। आमिर खुसरो 13वीं शताब्दी में थे हमारे पास, और निजामुद्दीन, अगर आप गए होंगे दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह, तो वहां पर उनकी मजार भी है। खैर, आमिर खुसरो की ये रिडल है, समोसा क्यों ना खाया, जूता क्यों ना पहना। बताएं इसके जवाब। समोसा खा के पैर भी मोटा हो गया उनका कि जूता नहीं पहन पाए। पर समोसा तो खाया नहीं ना सर। बिना खाए पर पहले ही खा लिए होंगे बहुत समोसे। ये हो सकता है, लेकिन नहीं। तला ना था। सो तला बेसिकली मीन्स फ्राइड एंड सोल। तो समोसा इसलिए नहीं खाया क्योंकि तला नहीं था, कच्चे तो नहीं खाएंगे ऑफ कोर्स। एंड जूता इसलिए नहीं पहना क्योंकि तला नहीं था। सोल मतलब ये आत्मा वाली सोल नहीं, ऑफ कोर्स। क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? तला ही बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, क्या जो भी है, द अदर वर्ड फॉर सोल। खैर, तो ये हम तो अब हाँ जी, हम तो इंग्लिश में सोल ही बोल देते हैं अपनी इंग्लिश में। जैसे हमारी इंग्लिश पॉडकास्ट है, वैसे हम जब इंग्लिश में रोज बात करते हैं तो जूते का सोल ही बोल देते हैं। जूते का सोल बोलते हैं। अच्छा, सोल करी में क्या जाता है? जूता। खैर, तो उस पे हम अलग से पॉडकास्ट कर लेंगे। सोल करी में आपकी सोल जाती है या फिर आपका सोल जाता है। इंटरेस्टिंग, हिंदी क्लास भी जाएगा। खैर, तो इस जूते से बाहर निकलते हैं। तो आज हम जूते के बारे में तो हम श्योर बात नहीं करने वाले हैं। तो हम किस चीज पे बात करने वाले हैं सर? थोड़ा बखान दीजिए, व्याख्या करें। तो आज हम ब्रॉडली समोसे और पकौड़े के बारे में बात करने वाले हैं, और उसके साथ हम थोड़ी फ्राइंग की हिस्ट्री भी देखेंगे। सो इन द फर्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ ऑयल, हिस्ट्री ऑफ फ्राइंग एंड हिस्ट्री ऑफ रिफाइंड ऑयल्स इन इंडिया, और कौन से ट्रेडिशनल ऑयल्स इंडिया में यूज होते थे। और हम ये भी देखेंगे कि एंशिएंट टेक्स्ट क्या कहते थे फ्राइंग के बारे में। और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स समोसा और पकोड़े की हिस्ट्रियां और कहानियां। और फाइनली हम खत्म करेंगे अपने ओवररेटेड, अंडररेटेड और फेवरेट से एज यूजुअल। और सदफ एक देंगे टिप फ्राई करने के लिए। ऑफ कोर्स, उसके बिना तो जिंदगी हमारी अधूरी सी है। बिल्कुल। चलिए सदफ, बहुत टाइम से आपने कोई कहानी नहीं सुनाई, तो सुना दीजिए। अरे वाह, कहानी से गाना है। तो एक बचपन में एक मूवी आई थी, मतलब मेरे बचपन में नहीं, हम शोरब्बा के बचपन की गाना है ये। एक बात, आओ बच्चों तुम्हें सुनाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बटनाड़ी, वंदे मातरम, समथिंग ऐसे कुछ था, याद नहीं है। उसमें कहानी आ रहा। समोसे की कहानी ना काफी इंटरेस्टिंग सी है हमारे पास, बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानी। उसमें से एक बताता हूँ। अच्छा, बताने के बाद ना थोड़ा सा सर आप भी थोड़ा 100 ग्राम कुछ बता दीजिएगा, ठीक है? और मस्त बाहर ठंडा भी हो रखा है, और मौसम ठंडा है। समोसे पकौड़े खाने का अलग ही मजा होता है। मतलब एक तो बारिश और एक ये ठंडी, ओह पानी आया था मुंह में, और चटनी भी आती है कटोरी में। समोसे, अगर आप छोटे गांव से हैं, छोटे गांव क्या मतलब, अगर आप उस जमाने से हैं जब सिनेमा हॉल्स होते थे जिनका नाम मल्टीप्लेक्स नहीं होता था, सिंगल थिएटर होते थे जब। आज भी दिल्ली में कुछ एक है सिंगल थिएटर, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट रांची। बचपन में, अब तो काफी जग जाहिर हो चुका है दैट आई एम फ्रॉम रांची। बताने की जरूरत नहीं है। वहां पर समोसे मिलते थे, और झारखंड, बिहार एंड बंगाल, यहाँ पे समोसे को बोलते हैं सिंघाड़ा। तो हमारे झारखंड, बिहार, बंगाल के लोग ऐसे निराश ना हो, हम सिंघाड़े के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो वहां पर आई रिमेम्बर 1 रुपए या 2 रुपए में ना सिंघाड़ा मिलता था या समोसा मिलता था। जैसे आज आपको पीवीआर वगैरह में पॉपकॉर्न वगैरह मिलता है, और समोसे भी मिलते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन काफी महंगे आते हैं। और अब थिएटर के अंदर आप ऑफ कोर्स समोसा लेके जा सकते हैं अपना, नहीं तो जैसे आजकल पीवीआर में आता है लेकिन ना समोसे पॉपकॉर्न लेके आता है या फिर ऑर्डर लेने आता है। पहले आई रिमेम्बर इन रांची में या फिर बाकी छोटे शहरों में हम श्योर होता होगा, जहां पे लोग टोकरियां लेके आए थे अंदर। दे विल कैरी लाइक अ टोकरी विद देम, समोसा 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 करते करते आ जाते, एंड देन दे विल सेल यू समोसा। 2-3 रुपए के तो आते थे। अरे समोसा ना, इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग कि समोसा इजी ट्रैवल फूड भी है और फिंगर फूड भी है। तो थिएटर्स के अंदर जो है विद चटनी या विदाउट चटनी भी काम चल जा रहा था। तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट दीज इंसिडेंट्स, जहां पर हम इत्मीनान से बैठे होते हैं, प्लास्टिक की चेयर बैठ के मूवी देखते थे, और देन द समोसा गाइज विल कम एंड देन दे विल गिव यू समोसा पकौड़ा। मोस्टली समोसा पकौड़ा ही मिलता था वहां पर भी, इजी है, सस्ता मिलता था।
और जब दिल्ली आया तो कम वक्त इतना महंगा समोसा लगा दे, 2-3 रुपए मिलता था हमारे यहाँ रांची में आए आप तो। आई दिस डेज ऑफ कोर्स आई डोंट ईट मतलब आई डू ईट समोसा, बट थिएटर्स में तो आई डोंट ईट समोसा बिकॉज आई लव पॉपकॉर्न्स थिएटर्स में। सो या तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लगी थी मुझे बताने के लिए। जी बताएं। That's very interesting because मैंने सुना है लोग स्पेशली बॉम्बे में एक सिनेमा हॉल है कॉल्ड चंदन सिनेमा जुहू में। आई डोंट नो अब एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आई थिंक जब मैं बॉम्बे में था तब एग्जिस्ट करता था। तो स्पेशली वहां लोग सलमान खान की पिक्चर देखने जाते थे फर्स्ट डे फर्स्ट शो, और वहां का समोसा खाने जो काफी अच्छा होता था, और इट वाज आई थिंक अ वेरी बिग समोसा। और हमारे लास्ट एपिसोड में हमारे जो गेस्ट थे डीजे फ्रॉम द एजेस एंड स्लेजेस पॉडकास्ट, ही आल्सो मेंशन्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में लोग स्पेशली समोसे खाने जाते थे मैच देखने के लिए। करेक्ट। सो इफ यू हैवंट हर्ड दैट एपिसोड एंड इफ यू आर अ क्रिकेट फैन, डू चेक दैट आउट। अच्छा, तो अब ये समोसे की तो चिंटू सी कहानी हो गई, बड़ी पर्सनल वाली, लेकिन अब इसके अंदर घुसा जाए समोसा के अंदर और इसकी हिस्ट्री विस्ट्री देखी जाए कि आखिर समोसा है क्या और किस तरीके से समोसे और पकौड़े दोनों ही एक्चुअली, बिकॉज आई थिंक इस पूरे एपिसोड में ना ओवरलैप होने वाला है, तो बाकी जो लोग भी सुन रहे हैं बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाएं क्योंकि हम ओवरलैप करने वाले हैं। समोसा चटनी मिला के देंगे आपको और पकौड़े भी ला लेंगे साथ में। तो एक किताब आई थी, संगीता खन्ना ने लाई थी, अमेजिंग ऑथर, शी हैज रिटन दिस न्यू बुक कॉल्ड पकौड़ा। तो उन्होंने लिखा है कि इन हर बुक, एंड वी विल अगेन इन द शो नोट्स यू विल हैव द बुक लिंक एज वेल, तो आप जाके खरीद सकते हैं, कि पीपल लव द फ्राइड फूड। इनिशियल शुरू से ही कि लोगों को फ्राइड फूड तो काफी पसंद है। एक मसला जो आता है कि लेकिन यार फैट है तो कहीं ये हेल्दी होगा कि नहीं होगा, एंड ऑफ कोर्स आजकल के जनरेशन में तो ये ज्यादा ही आ चुका है कि यार फ्राइड है, वी शुड नॉट ईट, अवॉइड करें। तो काफी सारे फ्राइड फूड इस चक्कर में अवॉइड होते हैं, बेकिंग पे आ गए हैं लोग या फिर एयर फ्राइड एंड ऑल दोस थिंग्स पे आ गए हैं, ठीक है। लेकिन संगीता खन्ना सेज द प्रॉब्लम इज नॉट रिफाइंड ऑयल, बट प्रॉब्लम इज कि बॉडी को आपके फैट चाहिए, ओके, खाने के लिए। खाने मतलब टू सर्वाइव योर बॉडी डज नीड सम बिट ऑफ फैट। Then she mentions that कौन सा फैट जल्दी गलेगा, कौन सा फैट आपकी बॉडी में कम देर से जलेगा, उसमें भी होता है। देन कौन कौन से ऑयल आपके बॉडी में केमिकली सही रिएक्ट करते हैं, कौन कौन से बॉडी केमिकली सही रिएक्ट नहीं करते हैं। एंड ऑफ कोर्स देन शी टॉक्स अबाउट the amazing and most favorite thing in the world, and Archit and I also have been talking about this since forever, is ghee. कि how ghee is सही, अमेजिंग वंडरफुल फैट या फिर ऑयल भी कह सकते हैं उसको। अब अगर इसमें आप प्रॉपरली अगर आप तलते हैं तो प्रॉपरली मतलब अगर आपका फ्राइड फूड जो है प्रॉपरली फ्राइड है तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर का होता है, उसके अंदर तेल नहीं सोखता है, एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट इट। इसी के आगे अगर थोड़ा सा ऐड करेंगे तो इनफैक्ट वी सांघवी ने भी इसी के बारे में बात की थी, किस तरीके से इंडियन फूड जो है वो फ्राइड वर्सेस जो आउटसाइड फूड है, मतलब जो वेस्टर्न होते हैं, जो डीप फ्राइड होते हैं, उसमें क्या फर्क है और क्या इंडियन फ्राइड फूड अनहेल्दी होता है, क्या इंडियंस एक्चुअली डीप फ्राई करते हैं फूड को या नहीं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सी एक कश्मकश या फाइट चलती है बिटवीन वेदर फ्राइड फूड इज गुड और बैड, कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, कौन सा ऑयल नहीं यूज करना चाहिए। So, you know, interestingly, fat, which is the main content in oil, is known as sneh in Sanskrit, and sneh means love. So you can't have something that is known as love as the villain of your food. So the problem that comes in and the problem that makes fat or oils the villain is the kind of oils that we have started using now in India. And I will elaborate on that in two parts. So in the first part, I will actually talk about the oils we earlier used and have been traditionally using since hundreds of years in India. So India has native seeds such as mustard, groundnut, sesame, atil, and coconut, which are traditionally cultivated for oil because of their high oil content. Now, these seeds are extracted for oil using this method called कच्ची घानी. अब कच्ची घानी is basically cold pressed. आजकल आप cold pressed olive oil, cold pressed coconut oil मार्केट में बहुत देखते होंगे. तो ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, कच्ची घानी मेथड. Now, ये method is actually suited to small scale production, not large scale by big food companies. And ये बहुत low impact, basic technology, non-hazardous technology use करता है. And the resulting oils are actually very nutritious, high in natural flavors,
एंड दे आर ट्रेडिशनली स्टोर्ड एंड यूज्ड इन अनरिफाइंड स्टेट. आजकल हम रिफाइंड ऑयल्स यूज करते हैं, जिसके बारे में मैं और बताऊंगा आपको बाद में. और ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, रिफाइंड ऑयल्स से ज्यादा चलते हैं ये. नाउ इंडिया में हर रीजन के डिस्टिंक्ट ऑयल्स थे और अभी भी हैं फॉर कुकिंग एंड फूड प्रिपरेशन. फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया में कोकोनट ऑयल यूज होता है, ईस्ट और नॉर्थ में मस्टर्ड ऑयल यूज होता है, राजस्थान साइड पे थोड़ा सेसमी ऑयल यूज होता है, सेंट्रल इंडिया एंड गुजरात में ग्राउंड नट या पीनट ऑयल यूज होता है. नाउ दिस स्पेसिफिक चॉइस ऑफ एडिबल ऑयल इन दीज वेरियस रीजन्स is based on traditional eating and cooking habits, also on local availability, वहां की मिट्टी कैसी है, और कहीं पे एरिड क्लाइमेट होता है, कहीं पे नहीं होता. इन सब पे डिपेंड करता है. और ये उसकी एग्रीकल्चर जो उस लैंड का है उससे भी लिंक्ड होता है. तो एक वर्चुअस साइकिल होती है उसकी एग्रीकल्चर, क्यूजीन और हेल्थ की, जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है. एंड ऑफ कोर्स घी इज ईटन ऑल ओवर इंडिया. एंड द प्रॉब्लम इज दैट ये जो मैंने आपको अच्छे ऑयल्स, कच्ची घानी कोल्ड प्रेस ऑयल्स के बारे में बताया, 90% ऑफ इंडिया डज नॉट यूज दीज ऑयल्स. वी यूज रिफाइंड ऑयल्स. आई विल कम टू दैट लेटर. तब तक सदफ और मैं डिस्कस करेंगे हमारे टेक्स्ट ने क्या बोला था. जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है वो क्या कहते हैं ऑयल्स के बारे में. सदफ, यू वांट टू स्टार्ट? टेक्स्ट से पहले एक बहुत ही घिसा पिटा ₹2 वाला जोक मारना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो. अगर बिकॉज यू जस्ट मेंशन अबाउट ऑयल, तो अगर सोयाबीन ऑयल सोए से आता है, मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड से आता है, फिश ऑयल फिश से आता है, तो बेबी ऑयल किससे आता है? बेबी को पीस के, ऑब्वियसली. ये कोई सवाल है? ओह, that wasn't the answer I was expecting. नए फ्रेश जब बच्चे बॉर्न होते हैं उनको डालो मोटर प्रेसर में और कूटो. कोल्ड प्रेस बेबी ऑयल. कूटो ऐसे भी बच्चे कुटाते हैं ऐसे ना. तो ऐसे कुटा निकलता है. ज्यादा मत बोलो, बोलते भी अमेरिका आ जाएगा बच्चे लेने तेल निकालने के लिए. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये इंडिया में नहीं बनता क्या? दिस इज नॉट वोकल लोकल है. खैर, तो व्हाट यू मेंशन अबाउट ऑयल, राइट? इंटरेस्टिंगली वी हैव ऑलवेज बीन यूजिंग ऑयल. तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऑयल यूज नहीं करते थे पहले, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम फ्राइंग पहले नहीं करते थे. फ्राइंग से क्या होता है, मॉइस्चर खत्म हो जाता है और लॉन्जिविटी बढ़ जाती है आपके खाने वाने की. तो ट्रैवल फूड तो ऑफकोर्स रहा ही है. अब थोड़ा हम मिक्सअप करेंगे, कभी इधर कभी उधर बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं मानस उल्लासा की. और जिन लोगों ने हमारा पॉडकास्ट पहले भी सुना है, ऑफकोर्स दे नो, हमने मानस उल्लासा बहुत बारी बात किया है. और अब मेरे पास एक वर्जन है मानस उल्लासा का भी. मानस उल्लासा में काफी अलग अलग किस्म की चीजें लिखी हुई हैं. उसमें फूड के बारे में लिखा हुआ है, जो कि लिखवाया था किंग सोमेश्वरा III ने करीब 12वीं CE. सोमेश्वरा साहब ने दुनिया में उनकी जो हयात थी वो 1127 से 1138 तक उन्होंने ये सोमेश्वरा तक उनका राज्य पाठ चला था. खैर, कर्नाटक में थे बेस्ड, ठीक है. अब मानस उल्लासा में 2-3 किस्म की रेसिपीज हैं जो कि फ्राइड फूड के बारे में बात करती है. उनमें से कुछ एक जो मैं बताऊंगा बड़े इंटरेस्टिंग एंड आई वुड रियली लव टू ट्राई देम आउट यार. पहला तो है एक वो छेना मिठाई बनती थी, जिसमें कि आप इसका किताब में लिखा हुआ है कि एक गुड मिल्क लेना है. तो गुड मिल्क मतलब अच्छा मिल्क लेना है, बिल्कुल शुद्ध उच्च क्वालिटी का, उच्चतम वो लेना है. एंड देन उसको फाड़ना है. सो स्प्लिट द मिल्क बाय एडिंग सम सारिंग एजेंट. आई एम अज्यूमिंग उस टाइम पे लेमन ही जाता होगा. और इसको फिर पनीर वगैरह निकालते थे. एंड देन यू मेक स्मॉल बॉल. लंबा प्रोसेस ऑफ कोर्स, लेकिन मेक स्मॉल बॉल. उसके बाद उसको फ्राई करते थे. तो एक ये है जो कि एज मेंशन डीप फ्राइंग. दूसरा है लैम बटी मक्कम. लैम बटी मक्कम बेसिकली क्या बनता है, रॉ मीट से बनता है. उसका पेस्ट बनाते हैं और उसमें सैफरन और अलग मसाले वसाले, जो भी मसाले उस टाइम के थे वो जाते हैं. और फिर वो अगेन डीप फ्राई के लिए होता है गरम तेल में. अब दीज आर समथिंग लाइक कोफ्ता, आई एम अज्यूमिंग, बिकॉज कोफ्ते को भी यूजुअली फ्राई ही करते हैं, डीप फ्राई करते हैं. देन कम्स घारिका. घारिका इज अगेन समथिंग लाइक एक बैटर टाइप का है. आज के जमाने में जो जलेबी है ना, ये उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन या फिर हो सकता है प्रीकर्सर होगा. अब अलग बात है कि जलेबी कम्स फ्रॉम नॉट इंडिया, ऑफ कोर्स इट्स द ओरिजिनल वर्ड वाज जुलाबिया. तो जुलाबिया से जलेबी बनी है. खैर, तो वो बात की बात है. तो ये एक है. तो दैट्स इंटरेस्टिंग कि हाउ
मानस उल्लासा में भी ये मेंशन है कि हम फ्राइंग करते थे, अलग अलग तेल में अलग अलग घी का इस्तेमाल किया जाता था, उच्च कोटि घी होना चाहिए, उच्च कोटि मिल्क होना चाहिए बेसिकली। अच्छा, अब अगर मानस उल्लासा के बाद मॉडर्न टेक्स्ट की बात करें तो केटी एचाय की किताब उठा लीजिए। और केटी एचाय ने तो काफी सारे किताबों में अपने जो है मेंशन किया है। उनकी एक किताब में उन्होंने लिखा है कि इवन आर्यंस जब आए थे उनके पास भी कुकिंग मेथड में बॉइलिंग, स्टीमिंग, फर्मेंटिंग तो था ही, लेकिन फ्राइंग भी था। तो वो भी अपना खाना जो है फ्राई करते थे। बट इज इंटरेस्टिंग कि मतलब इट डेट्स रियली बैक, मतलब सदियों सदियों से चला आ रहा है। Yeah, and केटी अचाया जी तो इनफैक्ट एक ऑयल केमिस्ट थे और ऑफ कोर्स फूड हिस्टोरियन और फूड साइंटिस्ट तो थे। सो दिस वाज ऑयल वाज इन अ वे अ स्पेशलिटी ऑफ हिज नॉलेज सेट, इफ आई मे। एंड ही आल्सो सबका तेल निकाल देते थे वो। he also posits that the Indian deep fried snack vada, जिसके आपने mention किया था पहले, और vadai, was actually liked by ancient Tamil people and originated in 100 CE से लेके 300 CE के बीच में। और वो कहते थे कि लीफी ग्रीन्स, गोड्स, ड्रम स्टिक्स, हॉर्स रैडिश, पल्सेस, सब कुछ फ्राई होता था उस टाइम पे। सो you're absolutely right, frying is not something new. It's just that it was done differently in different oils, as I earlier mentioned. And even Ayurved, हम usually हर episode में Ayurved perspective भी देते हैं आपको, तो इसमें भी देंगे। Ayurved भी कहता है कि frying is not bad per se, especially for those who have something called Vata dosha. Now, doshas, as I mentioned, I think in the alcohol episode, please do check that out, are a classification of a mix of physical, mental, and emotional characteristics of a person derived from the natural elements, which are earth, fire, water, and air. That these elements make up your entire conscience. So, इससे आप बने होते हो according to Ayurveda. Ayurveda recommends different diets based on your dosha. और अगर आप जानना चाहते हैं आपका दोषा क्या है, तो there is a very simple test to that. I will link it in the show notes. प्लीज जाके चेक कीजिए and then उसके हिसाब से you can sort of curate your diet. अब हम डाइट भी करेंगे, मतलब देख रहे हैं पॉडकास्ट भी चला रहे हैं, डाइटिशियन भी बन गए आपके। अब क्या चाहिए जिंदगी में, आपको किडनी दे दे अब। तो अब फ्रॉम दिस वी ऑल्सो गो वन स्टेप बैक, और हमारे माइथोलॉजी के हिसाब से 2 मेल कुक्स काफी पॉपुलर थे। पहले थे नल, किंग नल बेसिकली, और दूसरे थे भीम, जो कि अपना खाना खुद बनाते थे और इनको खाने पीने का बड़ा शौक था। तो और नल की, ऑफ कोर्स किंग नल की लव स्टोरी भी है, उसको भी आप जाएं थोड़ा पढ़ें, काफी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी उनकी है। खैर, हम यहाँ खाने के बारे में बातें करेंगे। तो किंग नल ने एक पाक दर्पण करके का एक लिखाया था, उसमें एक है पाक शास्त्र। पाक शास्त्र डज नॉट कम फ्रॉम पाकिस्तान। पाक शास्त्र साइंस ऑफ कुकिंग बेसिकली। अब वो लिखते हैं, मतलब वो लिखते हैं, और उन्होंने लिखवाई थी कि उनके जमाने में, मतलब इस किताब में जो लिखा हुआ है कि खाना जो बनता था वो बनता था अलग अलग किस्म किस्म के वुड्स पे, which is interesting because I think Archit, I have also talked about अलग अलग तरीके से लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था पहले, ताकि अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स आ सके खाने में। कबाब के एपिसोड में भी हमने ये बात की है। तो ये उस टाइम पर भी था, किस्म किस्म की लकड़ियां पे इस्तेमाल करते थे। उसमें बॉइलिंग ऑफ कोर्स एज वेल एज पैन फ्राइंग। इमेजिन उस टाइम पर भी पैन फ्राइंग का सिस्टम था कि किसी को अगर लाइट खाना है तो पैन फ्राई एंड डीप फ्राई बोथ। तो ये दोनों भी उस टाइम पे अवेलेबल थे। थोड़ा सा हींग या एसोफेटिडा उसको टेम्पर करते थे, कॉमन स्पाइस में आता, और ये तो मतलब, और घी में ऑफ कोर्स, तो घी में बनता था इसको। मतलब फ्लेवर इमेजिन कर सकते हैं, घी है और हींग है, ओहो हींग का तड़का, अंग अंग फड़का, ये सीन है। तो ये किंग नल बनाते थे सके थे। अच्छा, एक और चीज में बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि अरेका पाम के लीव्स को लेकर दे यूज टू रैप फूड एंड देन फ्राई इन घी। तो उस लीव के अंदर फूड एंड देन यू डीप फ्राइड, विच इज इंटरेस्टिंग बिकॉज आज के दिन में भी काफी कुछ है इस तरीके से जिसको पार्सल बना के हम फ्राई करते हैं, या फिर स्टीम करते हैं, या फिर शैलो फ्राई करते हैं। उसमें से एक जो मेरी एब्सोल्यूट फेवरेट है वो है पारसी पातानी मच्छी। एक्चुअली बंगाली भी एक वर्जन है, कासुंदी माछ बनाते हैं जिसमें स्टीम्ड होता है, वो भी पातुड़ी इसको बोलते हैं। तो ये अभी भी है और उस टाइम पे डीप फ्राई करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सी है। अच्छा, दूसरी कहानी ऑफ कोर्स महाभारत में भी रेफरेंस है इसका कि किस तरीके से चावल
और मिन्स मीट को मिन्स मीट या फिर गेम मीट जो भी था उसको इसमें अलग अलग मसाले वसाले डाल के उसको डीप फ्राई करते थे। और ऑफ कोर्स इसमें ज़्यादा था जूस, नमक वगैरह डाल के फ्राई करने का सिस्टम वहाँ पर भी है। तो मतलब महाभारत में भी है और किंग नल ने भी बना रखा है फ्राई करने का। तो इंटरेस्टिंगली एज वी वर टॉकिंग कि यार सदियों से चला आ रहा है, ये कुछ नया नहीं है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा पॉडकास्ट और हम मुगल को ना लाए, मतलब अर्चित तो स्टैब्लिश कर ही लिया है, करा ही दिया था लास्ट टाइम। तो मुगल की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें मतलब ऐसे पासिंग बाय में है फ्लाइंग फूड का डिस्कशन कि जब बाबर आ गए थे, जब बाबर का राज्यपाठ स्टार्ट हुआ हिंदुस्तान में, तो उन्होंने 4 खानसामेस को रिटेन कर लिया था व्हेन ही स्टार्टेड गवर्निंग रूलिंग द कंट्री। अब उन 4 खानसामों को इसलिए रिटेन किया गया था, सुल्तान इब्राहिम के वो खानसामे थे, इब्राहिम लोदी के थे, तो इसलिए रिटेन कर लिया गया था क्योंकि हिंदुस्तानी खाना उनको ज्यादा अच्छा पता, ऑफ कोर्स क्योंकि हिंदुस्तानी शेफ्स थे, उनको ट्रेन भी किया हुआ था। तो अब चाहिए खाना है, लोकल भी तो फूड चाहिए। तो ऐसा थोड़ी ना कि मतलब अभी नया नया ये लोकल फूड का ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ, तो सदियों से चलता है। तो उन्होंने ये 4 जो है खानसामा उसको रिटेन कर लिया, बोला तुम हमारे साथ रहो और तुम खाना बनाना हमारे लिए। तो हुआ ओके, बनाएंगे। अब सुल्तान की जो अम्मा थी उन तक ये बात मालूम चल गई। अब उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की कि चलो इसको तो बाबर को टिकान लगाना है, इनको तो 1 2 का 4 करना है, इनका कैसे किया जाए, क्या किया जाए इनके लिए। तो उन्होंने अपने ब्राइब करवाया अपने एक मेन, जो जिसको मीर बकावल बोलते थे या बकावल बोलते थे, मेन फूड जो टेस्ट करते थे उनको, उनका नाम था अहमद। अब अहमद साहब को उन्होंने दिया थोड़ा सा घूस, बोला कि भाई साहब एक काम करिए, आप जाएं और कुछ कुछ सेटिंग लगाइए और उनके खाने में जहर मिलवाइए। अहमद साहब ने क्या किया कि बिल्कुल ऐसे कैरिज्मेटिक जाके उन्होंने किचन में एक महिला थी, एक लेडी, उनको ऐसे पटा लिया एंड बोला कि यार ऐसा ऐसा है, इनका तो काम तमाम करना है, तो कुछ किया जाए। तो पैसे वैसे चक्कर में या फिर मतलब सेटिंग हो गई बेसिकली इनकी। तो फिर ओके, खैर कटिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर फाइनली कुछ हुआ और खानसामा जो थे, इन 4 खानसामे में से 2 खानसामे के पास जो है ये लेके चले गए कि ये जहर लो और इसमें खाने में डाल देना। ओके, दियोसो अग्री कि ठीक है डाल देंगे पैसे वैसे मिल रहे थे अच्छे खासे। अब मसला ये हो गया कि जो मेन जो था मीर बकावल, जिसको मैंने बताया फूड टेस्टर, वो बाजू में खड़ा था, उसने देख रहे थे कि हाँ क्या क्या जा रहा नहीं जा रहा। तो ये खानसामा जो है डाल नहीं पाए, बस मसला ये हो गया कि वहां डाल नहीं पाए। तो अब क्या किया जाए, फिर खाना निकला बाहर। अब तक सब सही चल रहा है, कहानी में बिल्कुल कोई टेस्ट नहीं है, बिल्कुल मजे से खाना वाना बन चुका है। लेकिन जैसे ही जब सर्व करने वाले थे खाना बाबर को, उस टाइम पर एक जो थे भाई साहब, जो सर्वर्स अलग हुआ करते थे, उन्होंने मिला दिया उनके खाने में जहर। अब उसके खाने में क्या क्या था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उस खाने में था आपको ब्रेड, पहली बात तो, क्योंकि आई थिंक ब्रेड मुझे भी पसंद है, ब्रेड काफी लोगों को पसंद है और बाबर को भी पसंद था ब्रेड, और आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट है। तो ही वाज सर्व ब्रेड विच हैड पॉइजन स्प्रिंकल, तो थोड़ा सा उसके ऊपर छिड़क दिया कि छिड़काव लाइक नमक टाइप से स्प्रिंकल कर दिया और बाकी जो फेंक दिया आग में कि भाई बच जाएंगे। अब उस ब्रेड के ऊपर था मीट, बिल्कुल डीप फ्राइड बटर में। ओके, तो बटर आई एम अज्यूमिंग घी है, घी में बिल्कुल अच्छे से डीप फ्राइड मीट था, बिल्कुल ऐसे फ्राइड चिकन के तरीके से उसके ऊपर वो था। और बाबर ने ऐसे रोल किया, खा लिया मस्त ऐसे, चटनी मेयोनेज़ लगा के खा लिया बाबर ने। और जो खाया था वो था हेयर मीट या फिर खरगोश का गोश्त, फ्राइड कैरेट। तो विच इज इंटरेस्टिंग बिकॉज आई हैवंट हैड फ्राइड कैरेट इन द रीसेंट टाइम्स। किसी रेस्टोरेंट में फ्राइड तो नहीं करते हैं उसको, पैन फ्राई या फिर शैलो फ्राई या फिर टॉस करते हैं यूजुअली, डीप फ्राई नहीं करते हैं। तो खैर ये था स्मोक्ड मीट, ये वो फलाना ढिमका सब खा लिया। तो फ्राइड फूड काफी था उनके पास भी, लेकिन भाई साहब कुछ हुआ नहीं, लेकिन ठीक है हल्की सी तबियत थोड़ी नासाज हो गई, थोड़ी गड़बड़ हो गई। सो ही लाइक यार इतना तो खाया नहीं था, तबियत क्यों खराब हो रही है मेरी। तो क्या किया जाए, डाउट हो गया उनको अपने बावर्चियों पे, कुछ तो गड़बड़ किया उन्होंने। तो खाना डाल दिया कुत्तों को दिखाया, कुत्तों को भी तबियत खराब हो गई। अब इसी बात पे समझ गए कि बेटा गड़बड़ है दाल में फिर पकड़ा गया, कमीशन बैठा और जो खानसामे थे, जो भी इसमें इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे, सबको सजाए मौत दी गई। तो खैर मुगलों के पास में भी डीप फ्राइड था, तो सदियों से फ्राइड फूड का तो चलन चले आ रहा है। वैसे उनको अगर बाबर को खत्म करना था तो दे शुड हैव पुट डाबर आमला हेयर ऑयल, बिकॉज तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा लो बाबर का
ये मैंने सुना है कहीं पे। ये पक्का किसी ऐसे इधर उधर लेफ्ट राइट वालों ने गाया होगा ये पक्का। ये पक्का उनका ही गाना होगा। बिल्कुल। Speaking of health hazards and oil, I want to come back to refined oil, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था पहले, and their danger. Now, let's take a economic history lesson. So India was actually self-sufficient in oil consumption till around 1970s, and most of it was produced through ghanis, कच्ची ghanis जैसे जिसके बारे में आपको मैंने बताया था. But now, in 2021, India actually imports $10 billion worth of edible oil. And this actually constitutes nearly 70% of our annual edible oil requirements, which is 23 million tons. So it's incredible how we move backwards in terms of our balance of production of oil. अब इसका क्या कारण है? इसका कारण है a lot of deceitful marketing and lobbying practices by big food companies like ConAgra, HUL, and smear campaigns against locally made indigenous oils. So ये campaigns और marketing की वजह से people have shifted away from these healthier oils. और recently, I think there was a smear campaign against coconut oil also, which was sponsored by these companies who, they give money to professors to fund studies ताकि वो लिखें ऑयल के बारे में बुरा, और वो बुरा लिखें तो फिर न्यूट्रिशनिस्ट रेकमेंड करे कि तुम ये ऑयल मत खाओ. सो दिस इज एन एंटायर सॉर्ट ऑफ स्कैम तो नहीं कहेंगे, बट ये एक वेल ऑयल्ड सिस्टम है, पन इंटेंडेड, जो इंडिया को ट्रेडिशनल ऑयल्स से दूर खींच के रिफाइंड ऑयल्स की तरफ ले गया. नाउ coconut oil वाली जो studies थी, they were eventually debunked. Coconut oil is very healthy. It has been eaten in South India for years by our ancestors. So अगर वो unhealthy होता तो वो अभी हमारी जो डाइट से चला जाता, because that's how our ancestors have survived. वो खा के जिंदा हुए, हमें पैदा किया, और हम अभी आपके सामने पॉडकास्ट कर रहे हैं. Now, most of these sunflower oils, palm oils that you get in markets, they are refined oils. Vanaspati is also a refined oil. In fact, HUL or other companies actually convinced us that ghee, which is the best super food जो भी आपके हैं अभी, that is bad for us. And they actually told us to consume Vanaspati. And Vanaspati is actually, it looks like ghee, but it's made artificially through hydrogenation, through a lot of unnatural methods. तो कंपनीज ने अगेन स्टडीज फंड करी कि बॉस घी मत खाओ, वनस्पति खाओ, और न्यूट्रिशनिस्ट को बोला कि लोगों को रोको घी खाने से. इनफैक्ट वनस्पति कंजम्पशन टुक अवे ऑफ 1/5 ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल्स 1970s और 80s के बीच में. दिस लेड टू ग्राउंडनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल एक्चुअली बीइंग बैंड फॉर मेकिंग वनस्पति फ्रॉम 1976 to 1987. And imported palmolin oil became the mainstay of the Vanaspati industry. And ghee was vilified. और घी के बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा. अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो 2 घंटे और लग जाएंगे. तो हम एक पूरा एपिसोड करेंगे घी के ऊपर. अरे आपके मुंह में घी शक्कर, बिल्कुल एक तो मतलब हमारा फेवरेट है घी सर, तो बिल्कुल ऐसे तो बनता है, करना पड़ेगा एक. खैर, लेकिन थोड़ी देर पहले बताते रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं है. क्यों सर? ऐसा मतलब हमारी जनता जानना चाहती है. So refined oil is actually extracted at a very high temperature, 200 degrees Celsius पे, using something called hexane. And this is the cheaper way to create oil at a large scale. मैंने आपको बताया था जो घानी में ऑयल बनता था, कच्ची घानी में, that is made at a small scale. उसमें ज्यादा लेबर लगता है, पर ये जो रिफाइंड ऑयल में ज्यादा लेबर नहीं लगता. दिस इज कैपिटल इंटेंसिव एंड इट कैन बी प्रोड्यूस बाय मशीन्स. प्रेजर्वेटिव्स ऐड होते हैं इसमें, ये एक और रीजन है अनहेल्दी. हाइड्रोजन ऐड होता है विच इज नॉट गुड फॉर अस, इज हाइड्रोजनेटेड. और उसका सारा जो डिस्टिंक्ट फ्लेवर होता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, मतलब कोकोनट ऑयल में जो कोकोनटनेस होती है वो निकाल देते हैं. सेसमी ऑयल में जो सेसमी का जो फ्लेवर होता है वो निकल जाता है. सो ऑल द हेल्दी फैट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दिस ऑयल एंड व्हाट इज लेफ्ट इज बेसिकली गार्बेज, which is mass produced and available at a cheaper rate because वो mass manufactured होता है. और इसमें trans fat आ जाते हैं. Trans fats are very bad for our body. So I will actually recommend our listeners to try and shift towards kachi ghani oils if you can afford to. Some of them are not very expensive and they're easily available in India. You can purchase them on Amazon. Just type cold press oils. By the way, cold press oils या kachi ghani oils अब trendy हो गए वेस्ट में. मतलब उन्होंने ही पहले हमें बोला कि तुम अपने ट्रेडिशनल ऑयल्स ना खाओ, और अब अमेरिका में ये ट्रेंडी हो गया.
ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना थ्रू अ कच्ची घानी मेथड. मर जाने, पहले हमें फंसाया फिर खुद निकल लिए मोए साले. Yeah. And these refined oils are really bad for our health. They're actually the top reason for the diabetes epidemic and the heart disease epidemic in India. For example, studies actually show that every additional kg of refined palm oil consumed per capita leads to heart disease mortality rate of 68 per 1 lakh in developing countries. और इंडिया में तो in fact 7.2 liters per capita palm oil consume होता है. And just replacing it with indigenous oils not only will help us have better diets, better lifestyles, but it will actually reduce the overall medical cost of the country because less people will have these diseases that are linked to oils. Similarly, soybean oil, sunflower oil, these are all garbage for your body. So, अगर आप छोड़ सकते हैं तो please छोड़िए इन्हें. And that's where we take a break. Hello, everybody. Welcome to another week on the IVM Podcast Network. If you haven't been following us on social media, please do. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, and Instagram. I'd like to thank the sponsors on the network this week, Storytel and The Whole Truth Foods. Thank you for supporting us. So, a great bunch of episodes this week. First, let me tell you about The Note with Maruk Inayat. It was featuring Asaduddin Owaisi. She spoke to the AIMIM leader to understand what the Indian Muslim voter wants and how his party is any different from the BJP. On Advertising is Dead, Varun spoke with Malika Sadani. Malika is the founder and CEO of the Moms Company. They discussed the science of motherhood. On Naan Curry with Sadaf and Archit, Dhananjay Chuck of the Edges and Sledges podcast showed up, so we did another crossover, this time with food and cricket. On Agla Station Adulthood, Ritasha and Ayushi talked to Gaurang Sangvi, head of digital business at DSP Mutual Fund. The episode has some logical and realistic advice, especially for millennials, on how to invest their money. Shunya One is back this week with Sheila Aditya and myself. We spoke to Anirudh Singla of Pepper Content this week. Really interesting conversation. Anirudh gave us some real deep insights into content creation and how they're thinking about different ways of creating it. Do check them out. Really fun show, really fun conversation. And with that, let me get you back to your show. And we're back. तो सदफ, ये रिफाइंड ऑयल्स की बात हो गई. थोड़ा समोसे पे वापस आते हैं. तो आप कुछ बताइए समोसे के बारे में. बिल्कुल. तो समोसे से पहले एक थोड़ा सा एक स्टेप बैक अगेन एज यूजुअल ले लेते हैं कि करीब जब इंसान ने फायर टेम कर लिया, फायर को ऐसे पालतू बना लिया, उसके बाद ग्रिल विल करना स्टार्ट किया, तो मेरा असम्पशन है कि जैसे ही ग्रिलिंग मीट वीट पकाना स्टार्ट कर दिया, उस टाइम पर ही एनिमल फैट का इस्तेमाल भी स्टार्ट हुआ होगा. एंड फिर उन्होंने पॉट बनाए अपने अपने, तो ऐसे करते 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 जो है ये निकल गया होगा फैट का इस्तेमाल. दैट्स व्हाट माय असम्पशन इज, दैट्स हाउ दे मस्ट हैव कम. खैर, अब समोसे की बात करें तो समोसे पे बात करने पे काफी सारी चीजें आती हैं. पहला तो ऑफ कोर्स द वेरी पॉपुलर सॉन्ग जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहेगा ओ मेरी शालू, ऐसा कुछ था. और दूसरा, अगर पॉलिटिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं तो जब तक रहेगा बिहार में लालू तब तक रहेगा समोसे, नहीं एक्चुअली उल्टा, सॉरी, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में आलू. ये बचपन में सुना था मैंने, बिहार में लालू और समोसे में आलू की कहानी. क्लियरली दैट वाज फेक न्यूज. नहीं मतलब फेक तो थी काफी था वो, ऐसी था ना, ऐसे क्या बोलते उसको, जुमला था उस टाइम का. खैर, तो इंटरेस्टिंगली जो है समोसे के बारे में पुष्पेश पंत साहब ने भी लिखा है इसके ऊपर कि किस तरीके से समोसा एक ऐसी इंटरेस्टिंग सी फ्यूजन फूड है बेसिकली, और इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ नेशनल फूड एज वेल, कि कैसे जो है ये आया बाहर से, ये समोसा हिंदुस्तानी नहीं है, किस तरीके से बाहरी आके हिंदुस्तान एक्चुअली नहीं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे रीजन जब आया तो किस तरीके से हमारा बन गया. इट इज एज पुअर मैन्स फूड एज इट इज रिच मैन्स फूड. ओके, अब इसकी अगर क्विकली अगर बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी देख ली जाए तो स्टोरी ये है कि देखो, समोसा का नाम समोसा था नहीं पहले, ठीक है, समोसा का नाम था संबोसक, संबोसा या फिर संबूसज. ओके, आज भी अगर आप दिल्ली में लाजपत नगर मार्केट में जाओगे तो अफगानीज जो है वहां जो समोसा बेचते हैं उसका नाम समोसा नहीं होता है, उसका नाम संबूसक होता है, और उसके अंदर वो डालते हैं मीट वॉज दी ओरिजिनल समोसा, दी ओजी. ओके, अच्छा, एक थोड़ा डिटोर ले लेता हूं, अगर इजाजत है तो मैं अपनी किताब का ही प्रमोशन करना चाहूंगा सर. बिल्कुल. तो माय न्यू बुक देसी डेलिकेसीज एन एंथोलॉजी, जिसमें अलग अलग किस्म की चैप्टर्स हैं मुस्लिम
साउथ एशियन मुस्लिम फूड हैबिट्स पे है, कहानियां वानियां बहुत सारी हैं। उसमें से भाई साहब सदफ हुसैन ने भी एक चैप्टर लिखा है, दैट इज ऑन चाय एंड समोसा, कि किस तरीके से हिंदुस्तानी मुस्लिम्स एज वेल एज हिंदुस्तानीज इन जनरल चाय और समोसे पे ही जिंदा रहते हैं, और किस तरीके से ये मीट समोसा जो है इट ट्रांसफॉर्म्ड टू बिकम आलू समोसा। ओके, अब तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी है, जाएं थोड़ा पढ़ें, और मैं शो नोट्स में ना इसको डाल दूंगा, और अगर अर्चित का सवाल आ गया थोड़ी देर बाद कि थोड़ा और इंटरेस्टिंग कहानी से तो मैं सुना दूंगा वो बात की बात है लेकिन अब एज आई मेंशनिंग अबाउट कि किस तरीके से समोसा का हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आ गए, अपनी एक अगेन हमारी फेवरेट ऑथर कॉलिन टायलरसन, तो कॉलिन टायलरसन की ने लिखा था कि समसा जो है शायद ओरिजिनेट हुआ है एंशिएंट सिटी ऑफ समरकंद, जो कि आज उज़्बेकिस्तान में है। उसका जो ओरिजिनल शेप था वो स्क्वायर शेप था, जिसमें कि मिन्स मीट होते थे, स्पाइसेस अनियन वगैरह होता था, और उस टाइम पर इसको तंदूरी क्ले ओवन में पकाया जाता था। ओके, और स्ट्रीट फूड बेसिकली ये पॉपुलर स्ट्रीट स्नैक था, जिस तरीके से आज भी ये स्ट्रीट स्नैक ही है, और ट्रैवलर भी हुआ करता था, लाइक ट्रैवल फूड। तो जो सिल्क रोड में जो ट्रैवल करते थे ना, उनके लिए भी ये काफी इजी चीज था, क्योंकि इट्स लाइक अ वन पार्सल मील, राइट। इसके अंदर गोश्त भी है तो प्रोटीन मिल गया, इसके उसके ऊपर से कार्ब भी है और डीप फ्राइड भी है, तो जल्दी खराब नहीं होगा। तो इसलिए जो है ये बेस्ट था उनके लिए उस टाइम तक। तो खैर अब ये, और आई थिंक जब मेरे ख्याल से इजीली बन भी जाता होगा, क्योंकि अब हमने अगेन कबाब वाले एपिसोड में बात की है कि किस तरीके से, जब एक्चुअली बिरयानी वाली बात की हमने, कि जब लोग जाते थे अपने, तो अपने साथ अपने भेड़ वेड़ लेके जाते थे कि कहीं भूख लगी उनको, तो और कहीं अगर लंबा कहीं पर रहना है वॉरियर्स को, तो यहाँ पर भी यही सीन था। तो अगर लंबा कहीं रहना है तो रह लेंगे साथ में, और जो भी जानवर अपने हैं तो जानवर को वहीं पे दूध या फिर गोश्त के लिए यूज इस्तेमाल करेंगे और समोसे में भर लेंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मेरे ख्याल से हुई होगी उस टाइम पर। अब वहां से अगर थोड़ा आगे बढ़ा जाए तो एक 13th सेंचुरी में एक किताबुल तबिक बुक ऑफ डिशेस एक आई थी, उसके अंदर भी समोसा की रेसिपी का जिक्र है, समोसा के बारे में बातें होती हैं। हाउएवर यहाँ जो समोसा है यहाँ पर अगेन ऑफ कोर्स डीप फ्राइड ही है, इसके अंदर शेप चेंज नहीं हुआ अभी तक, शेप सिमिलर है, शेप का जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन तो आई एम अज्यूमिंग कि सिमिलर ही होगा। इसके अंदर गोश्त है, कोरिएंडर, क्यूमिन, पेपर, सिनेमन है, मिंट है और आलमंड है। सो इमेजिन ऑल दीस थिंग्स। और एक और तरीके का समोसा है इसमें जिसमें हलवा जाता है आलमंड के साथ में, शुगर के साथ में। तो मेरा अजम्पशन है कि जो आज हम इंडिया में खाते हैं गुजिया वगैरह, वो एक इसी का एक हो सकता है वर्जन होगा। मीट समोसा आज भी हिंदुस्तान में मिलता है, ऐसा नहीं है कि मीट समोसा हिंदुस्तान में नहीं मिलता है, उसको हम बोलते हैं वर्की समोसा। और इनफैक्ट अगर आप वापस से इफ यू गो बैक टू माय बुक देसी डेलिकेसीज, यू विल फाइंड प्रॉपर स्टोरी अबाउट वर्की समोसा, और मेरा एसोसिएशन विद वर्की समोसा, उसकी रेसिपी भी है कि किस तरीके से वर्की समोसा बनाया जाए। वर्की एसेंशियली मींस लेयर, और समोसा इज आवर पफ पेस्ट्री इन अ वे। इंग्लिश में बोला जाए तो पेस्ट्री बोलेंगे, डीप फ्राइड पेस्ट्री बोल सकते हैं उसको। तो खैर, तो ये है। तो अब तक तो मीट था, ठीक है। फिर जिस तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी हिंदुस्तान में, और फिर पोर्तुगीज आ गए, तो वो अपना आलू लेके आ गए। अब जब आलू आ गए हमारे पास, तो फिर चलिए फिर उसका इस्तेमाल करके देखते हैं। तो लोग काफी जुगाड़ू हैं, हिंदुस्तानी तो हमेशा जुगाड़ू रहे, ऐसा नहीं कोई नए नए जुगाड़ू थोड़ी ना, तो पैदाइशी जुगाड़ू हैं। तो जब ये आ गया, आलू हमारे हिंदुस्तान में आ गया, तो फिर उन्होंने उसके साथ बोला कि चलो कुछ और करके देखते हैं, इसके अंदर क्या किया जाए, लेट्स ट्राई दी एवर सो अमेजिंग, आलू को कहीं भी डाल दो मस्त काम हो जाता है। तो उन्होंने उसका रूप रंग चेंज किया और आलू को मीट की जगह पे डालना स्टार्ट किया। तो काफी जगहों पे अगेन इफ यू टॉक अबाउट अगेन झारखंड, बिहार, बंगाल का समोसा अगर देखा जाए तो इसके अंदर ये सारे मसाले जो मीट समोसे में जाते हैं वो भी जाते हैं। दिल्ली वाले में भी कहीं कहीं जाते हैं, दिल्ली वाले में पनीर भी जाता है। तो ये इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से समोसा, जो कि एक बाहरी हुआ करता सो टू स्पीक, राइट, केम टू इंडिया, हमारा ही बन के रह गया है बेसिकली। ये तो मतलब हमारा ही दोस्त है यार अच्छा, लेकिन एक और चीज है, लेकिन समोसा जो है आजकल आई मेंशन की कितना जुगाड़ू है हम लोग, कि समोसा इज नॉट जस्ट आलू, अब तो मतलब वेजिटेबल भी है, पनीर भी है, सोए भी है। ये अगर आप दिल्ली में हो तो वेंकी कॉलेज के सामने तो एक दुकान है जिसमें 50-100 एक किस्म की समोसे मिलते हैं। और अभी अभी जब ट्रंप भाई साहब हिंदुस्तान आए थे तो हमारे मोदी जी ने उनको ब्रोकली वाला समोसा खिलाया था Imagine broccoli samosa. I could never imagine a broccoli samosa. रुलाओगे क्या? But I want to discuss
हिस्ट्री ऑफ आलू, बिकॉज आलू अब की इंग्रेडिएंट हो गया समोसे में. आपने बताया कि समोसे बहुत टाइप के मिलते हैं, बट टिपिकली अगर हम समोसा मेंशन करें इंडिया में अब, तो उसकी एसोसिएशन होती है आलू समोसे के साथ. तो आलू की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इंडिया में कैसे आया. इट्स एक्चुअली नॉट नेटिव टू इंडिया, एंड दिस में सरप्राइज अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज मतलब आलू इज अ पार्ट ऑफ आवर, एटलीस्ट इन नॉर्थ इंडिया, वेस्ट में भी आलू हमारे हर दूसरे दिन घर पे बनता है. तो ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज का बड़ा हाथ है आलू लाने में इंडिया में. इट्स ऑल्सो नॉट सूटेड फॉर आवर क्लाइमेट, बट ब्रिटिशर्स को लाना था, उनकी मर्जी थी. तो फूड हिस्टोरियन रेबेका अर्ल जो है, उन्होंने लिखा था कि जो ब्रिटिश एलीट थे, उन्होंने भाई क्लेम किया कि लोगों की पब्लिक हैप्पीनेस, जो इंडिया में पब्लिक हैप्पीनेस उनका हाईएस्ट एम है सरकार का, एंड आलू इज अ टूल फॉर देम टू इंक्रीज पब्लिक हैप्पीनेस इन इंडिया, एंड इट इज देयर मॉरल इंपेरेटिव कि वो आलू से पब्लिक हैप्पीनेस इंक्रीज करे. तो आई मीन इमेजिन, ये थोड़ी ज्यादा बकवास नहीं हो गई? काफी जगहों पे तो मतलब पुश किया गया है. आलू हो गया, चाय हो गई, बट इन अ वे इट इज अ गुड थिंग. मतलब कुछ ऑफ कोर्स, ये तो वही बात हो गई बीइंग ऑप्टिमिस्ट, राइट, कि मतलब चलो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लिया हमने. एंड द फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ, उनको भी आलू बहुत पसंद था. उन्होंने अपनी फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशंस में आलू के बारे में 4 पैराग्राफ लिखे. ही रोट दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट मेन एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल विमेन in the British dominions were potato-eating Irish. Should this root ever become part of Europe, like rice in some rice countries, the common and favorite vegetable food of the people, the same quantity of cultivated land would maintain a much greater number of people. और अरे ये आपके पास एडम स्मिथ की मूर्ति रखी है. हमारे पास एडम चचा की मूर्ति, पप्पा ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकी बस्ट भी है. वाह. तो एडम स्मिथ को सुन के ब्रिटिशर्स भी एक्साइटेड हो गए आलू के बारे में. और अब पहले आपको बताया था, दे वांटेड टू पुश हैप्पीनेस इन इंडिया थ्रू पोटैटोज, व्हिच साउंड्स वेरी वियर्ड टू मी. तो उन्होंने 2-3 इकोनॉमिक पॉलिसीज निकाल दी आलू प्रमोट करने के लिए इंडिया में. तो 1797 में इंडिया में द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्चुअली प्रोवाइडेड अ कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ फ्री सीड्स टू पेजेंट्स to encourage them to produce and eat aloo. In Bombay, the East India Company also exempted potatoes from the transit tax, typically that was levied on most of the crops for cultivation. East India Company also provided 100 rupees, which is a huge sum at that point of time, to be distributed amongst potato peasants to reward them. और मद्रास में तो एक कैंपेन शुरू हो गया था उसी टाइम के वक्त. इट वॉज स्पीयर हेडेड बाय डॉक्टर बेंजामिन हाइन, अ स्कॉटिश मिशनरी. सो उनका डिजायर था कि आलू इंडिया में, इट प्रिवेंट्स लेमेंटेबल इफेक्ट्स व्हिच हैव टू ऑफन बीन प्रोड्यूस्ड बाय द स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन इन इंडिया. तो बेसिकली ही यूज्ड टू ब्राइब इंडियन पेजेंट्स with approximately 1/3 of a rupee to plant potatoes. तो वो लोग सोचते थे कि इंडिया में इतनी फेमाइन्स होती हैं और वो फेमाइन्स को हम आलू से सॉल्व करेंगे. तो ये एक रीजन था कि आलू was promoted in India. But the famine point sadly wasn't true, as we found out later. I'm glad we did find out later. तो आलू, I think आलू तो एक ऐसी चीज है, मतलब पता नहीं बदनाम कर रखा है काउच पोटैटो बोल के. मतलब आलू अच्छी चीज है. हल कितनी सारी चीजें बनती है. आई थिंक वी शुड डू एन एपिसोड, लेजिट एपिसोड ऑन आलू एज वेल. मतलब सब चीज कवर हो जाएगा उसके अंदर. तो बिजली से लेके वोडका से लेके बिरयानी से लेके समोसे तक. आई एम पर्सनली नॉट अ फैन ऑफ आलू. देयर इज अ बिग रीजन फॉर दैट. मेरे घर पे हर दूसरे दिन आलू बनता है, और कोई भी सब्जी बने, गाजर मटर, उसके साथ आलू डाल देते हैं. एंड interestingly, when I shifted to Mumbai for my college, I shifted in a Gujarati locality जहां पे सिर्फ वेजिटेरियन फूड खा सकते थे आप, which is fine for me. मैं वीकेंड पे कहीं बाहर जाके मीट खा लेता था, बट वहां पे हमने कुक हायर किया था. तो ये कुक जो थी हर रोज आलू बना देती थी. सो आई गॉट सिक ऑफ आलू इन लाइक अ मंथ. कुछ भी, बैंगन के साथ आलू, गोभी के साथ आलू, कैबेज के साथ आलू, भिंडी के साथ आलू, every day आलू. एंड दिस इज आई थिंक प्राइमरली बिकॉज आलू इज द चीपेस्ट एंड इजिएस्ट टू मेक. तो वो हर दूसरे दिन आलू बना देती थी. सो आई एम नॉट अ फैन ऑफ आलू, बट आलू इज अ गुड सेगवे टू मूव टू पकौड़े. तो पकौड़े, तो चले फिर अब पकौड़े बोलते हैं, और पकौड़े भी बनते हैं आलू के, वैसे तो बता दे रहा हूँ. और हमारे झारखंड बिहार में तो क्या मस्त पतले पतले आलू के कतलियां करती है, पतले स्लाइसेस,
और उसको डीप फ्राई करते हैं बेसन में डाल के। ओ हो। और ऑफ कोर्स अगर हम पकौड़े की बात करते हैं, थोड़ी क्लीशे टाइप की लाइन है कि बारिश हो और पकौड़े मिल जाए तो क्या मजा ही आ जाए, मतलब मजा नहीं लाइफ। तो ये है। और अगर आप पंजाबी हैं तो आपके घर पे तो पकौड़े ऑलमोस्ट बनते हैं, मतलब स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा हूँ, हमारे आसपास की काफी पंजाबी फैमिलीज में पकौड़े बनते हैं। एक्चुअली पंजाबी क्यों है, आप अगर लखनऊ से हैं, झारखंड से हैं, चेन्नई से हैं, हिंदुस्तान में किसी भी कोने से हो या पाकिस्तान के किसी भी कोने से हो, आई एम श्योर कि आपके घर में बड़ी ही लजीज इंटरेस्टिंग टाइप की जो है पकौड़ी तो पक्का बनती होगी। और ये पकौड़े बने या फिर उनकी पकौड़ी बना के आप कड़ी चावल में डालो या फिर कुछ भी करो। एक्चुअली Sachit, you have been doing this since a while now. I should do it today. People who are listening to this podcast, अपना पकौड़ी का फोटो खींच के भेजे, तो जाए पकौड़े बनाए और पकौड़े का फोटो खींच के भेजे, और अगर हो सके तो रेसिपी भेज दे यार, मैं घर पे ट्राई कर लूंगा। वट एवर काइंड ऑफ पकौड़ा दैट यू लाइक, इट कुड बी वेज, नॉन वेज, बोथ, घास फूस, किसी का भी आप बनाते हो, तो पकौड़े का बना के रेसिपी मस्त एक शेयर कर दो साथ हमारे साथ। और हमारा इंस्टाग्राम, ट्विटर सब तो आपको पता ही है। और पकौड़े माइट बी नोन एज डिफरेंट थिंग्स ऑल अक्रॉस द कंट्री। कहीं भजिया बोलते हैं, कहीं भाजी बोलते हैं, तो दैट डजंट मैटर टू अस। हम पकौड़े बोलते हैं ये बिकॉज हमारे रीजन में पकौड़े बोले जाते हैं, पर इट डजंट मैटर। आप जिस ही स्टाइल में बेसन का कोई भी फ्रिटर फ्राई होता है आपके रीजन में, वो हमें सेंड कीजिए। हाँ, मतलब इररिस्पेक्टिव नाम में क्या रखा है। खैर, अच्छा, तो ये किस्से कहानी में घुसने से पहले सर एक अभी की बात है, कुछ साल पहले की, ज्यादा की मतलब पुरानी बात नहीं है। ये पकौड़ा नॉमिक्स काफी पॉपुलर हो गया था, प्रसिद्ध हो गया था हिंदुस्तान भर में। हिंदुस्तान क्या, आई रिमेंबर वाचिंग इट ऑन BBC न्यूज वगैरह भी। वुड यू लाइक टू इलैबोरेट ऑन पकौड़ा नॉमिक्स? बिल्कुल। So the term originated from a comment made by the Indian Prime Minister Modi ji in 2018, stating that street food vendors who specifically selling pakoras should also be considered in employment statistics, and hence the unemployment of the country was actually lower than reported statistically. Now, of course, this was ridiculed widely as expected, and some of the ridicule was justified. But इसमें एक nuance है. So a lot of people took this literally, saying that he's encouraging unemployed people to sell pakoras. But to just give him some credit, or just give whoever wrote this speech some credit, because politicians don't write their own speeches. If you think they do, then please, you need some basic lessons in politics. So he meant that pakoda seller was a symbol of a small entrepreneur whose output is often not calculated in the GDP figure calculation and in the employment calculation. Now, this is mostly rhetorical. अगर सरकारों को encourage करने हैं small entrepreneurs को, तो you need more than just talk. You need to reduce red tape. You need to reduce bureaucratic approvals to let people sell this proverbial pakoda, samosa, and whatever they want in like their small business, small street food cart or a small restaurant. It's bloody hard to do business in India, especially to sell food. I want to give you a tiny example from the restaurant industry. तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जो, बिकॉज हम फूड पॉडकास्ट है तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का एग्जांपल बनता है. सो द एक्सटेंट ऑफ रेगुलेशन इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री सच दैट आपको अगर एक लॉ से कंप्लाई करना है तो आपको दूसरा लॉ जरूरी होगा तोड़ना. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक्साइज डिपार्टमेंट के सारे लॉज फॉलो करने हैं और आपको शायद फायर डिपार्टमेंट के लॉज तोड़ने पड़ेंगे, और ये जो आपको ब्राइब्स देनी होती है, यू हैव टू पे ब्राइब्स रेगुलरली. तो इनफैक्ट वो आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस में आ जाती है आपके अकाउंट्स में. आपको एक ऐसा नहीं है कि आप सेटअप करने टाइम एक बार ब्राइब पे करो, आपको रेगुलरली हर साल ब्राइब पे करनी पड़ती है टू मल्टीपल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स. सो एंड इट्स नॉट लाइक दीज पीपल आर मॉरली करप्टेड कि वो ब्राइब देते हैं. दे हैव टू गिव इट बिकॉज दे हैव टू रन अ बिजनेस, दे हैव टू सेल पकौड़ास as Modi ji said. And unlicensed restaurants in India, which Modi ji, I think, referred to as pakoda sellers, they actually account for 66% of the market share of restaurants. So अगर उनको आसान होता बिजनेस करना इंडिया में, जो सरकार नहीं करने देती, तो they wouldn't just be selling pakodas, they'd be selling much more than that. चलिए, पॉलिसी की बातें बहुत हो गई हैं, पकौड़ों पे वापस आते हैं. चलिए पकौड़े वापस आते हैं. अभी इतना हमने मोदी जी के बारे में बात की है. सपोर्ट करा दीजिए लोग, मतलब ऐसा हमारे को मिल जाएगा सपोर्ट. खैर, पॉलिसी से आएंगे वापस से पकौड़े के कहानी पर. अब पकौड़ा कंसेप्चुअली, ओरिजिनली ऐसा कह सकते हैं कि काफी देसी है. अगर नाम ही देखा जाए तो पकौड़ा
कंसेप्ट है पक्की रसोई से। तो हिंदुस्तान में जो रसोई या किचन का कंसेप्ट है विच इज पक्की यानी कच्ची रसोई। पक्की किसको बोलते हैं? पके हुए यानी कि फ्राइड खाने को, जो कि जल्दी स्पॉइल नहीं होता, विच आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि किस तरीके से फ्राइड फूड जो है उसका मॉइस्चर खत्म हो जाता है तो वो लंबा चलता भी है। अब समोसा क्योंकि फ्राइड होता है तो लंबा चल रहा है, तो ये जो है पकौड़े वगैरह भी लंबे चलते हैं और डीप फ्राई हो गया, मस्त मजे आते थे। अब कच्ची रसोई क्या है? कच्ची रसोई है बॉइल्ड फूड, जो कि सुबह सुबह सवेरे तड़के बेसिकली आपने बॉइल करके खाना वाना खा लिया, सो दैट्स अ कच्ची रसोई। पकौड़ा ऑल्सो अगर एक वर्ड जो देखा जाए, वर्ड का ट्रेस किया जाए तो कम्स फ्रॉम पकावट, विच बेसिकली मीन्स पक्का, अगेन कुक्ड, एंड वट मीन्स लड्डू विच इज राउंड इन शेप। तो पकावट, और काफी सारे जो पकौड़े हैं हमारे वो राउंड इन शेप ही होते हैं। भज्जी जो बिहार की भजिया होती है वो उसमें फ्लैट होते हैं, लेकिन बाकी पकौड़े आप ढूंढ लें कंसेप्चुअली अगर आलू बोंडा वगैरह देखा जाए तो भी पकौड़े फैमिली में ही आता है, लेकिन वो राउंड है और काफी सारे वैसे ही आते हैं। खैर, तो पकौड़ा सिर्फ यही नहीं, पकौड़ा इनफैक्ट जो ऐसा माना जाता है कि माना क्या जाता है एक्चुअली है 56 भोग जो है अनंतकूट फेस्टिवल चलता है दिवाली के अगले दिन पे, उसमें भी पकौड़ा को दिया जाता है। और तो और पकौड़ा फ्राई होता है बेसन में, यूजुअली बेसन में होता है, बाकी राइस फ्लावर में भी होता है, मैदे में भी होता है, काफी सारी चीजों में होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो टेम्पुरा जो है काफी पॉपुलर आजकल हो चुका है, रेस्टोरेंट वगैरह में टेम्पुरा बहुत यूज है। टेम्पुरा फ्राइड या फिर बैटर फ्राइड प्रॉन्स, बेसिकली आई एम श्योर यू मस्ट हैव हैड इट। प्रॉन्स के पकौड़े जापानीज प्रॉन्स के पकौड़े पक्का खाए होंगे आपने, बिल्कुल। सो नाउ दीज टेम्पुरा फ्राइड प्रॉन्स, उनको भी ऐसा माना जाता है। इनफैक्ट वी सांघवी हैज आल्सो मेंशन्ड अबाउट दिस इन हिज आर्टिकल वेयर ही टॉक्स अबाउट दैट टेम्पुरा जापानीज ने पहले स्टार्ट किया पोर्टुगीज के आने तक, राइट? तो इनफैक्ट ही सेज दैट ट्रेस ऑफ टेम्पुरा इन जापानीज कुजिन टिल पोर्टुगीज तो था ही नहीं, वो आए हैं उसके बाद उसका जिक्र स्टार्ट हुआ है। नाउ पोर्टुगीज अगर देखा जाए तो पोर्टुगीज के पास भी ये फ्राइंग सिस्टम था नहीं। एज पर वी सांघवी वाज सेइंग कि पोर्क डिश है, वाइन है, पोर्ट वाइन है, ये है फलाना ढिमकाना तो है, लेकिन ये नहीं है, ये टेम्पुरा वाला या फिर फ्राइंग वाला कोई सिस्टम था नहीं उनके पास। बैटर फ्राइड बेसिकली भजियाज, जो कि बिकॉज पोर्टुगीज आल्सो केम टू इंडिया, राइट? तो भजिया जो सिस्टम था वो इंडिया का सिस्टम है, भज्जी को बेसन वेसन में डाल के करने का। तो अब ये जो पोर्टुगीज जब यहाँ से वहां गए तो शायद यहाँ का जो सामान है वहां ले गए होंगे। एंड बारिशों में काफी टाइम लोग पकौड़ा इसलिए बनाते हैं क्योंकि बेसन का इस्तेमाल होता है, कहीं बेसन खराब ना हो जाए, कहीं सब्जियां खराब ना हो जाए। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब रैंडमली पानी बरसा चलो पकौड़े बना दे, नहीं, मतलब प्रॉपर लेजिट रीजन है इसके पीछे, रीजनिंग भी है कि क्यों बनाते हैं खाना पकौड़े बारिशों के टाइम पर ही क्यों बनाता है, कि खराब आपके जो धान है उसमें कीड़े लगते हैं बेसन में, इसलिए बेसिकली। सो दैट्स वेयर पकौड़ा कम्स एंड ट्रूली इंडियन। और हमने देश विदेश को पकौड़ा खिलाया है, प्राउडली हम कह सकते हैं। समोसा भले बाहर से लिया लेकिन पकौड़ा तो हमने खिलाया, ये तो हमारा है। अच्छी साहब कुछ बोलेंगे आप? So this Japanese story is fascinating. You know, if you go to authentic Japanese restaurants all over the world, on the menu you would find something called curry. तो ये जो curry है वो इंडिया में जो imperialists आए थे from England, from maybe Portugal, they took this curry to Japan and Japan adopted it as their own. तो अब Japanese restaurant में भी एक अनोखी टाइप की curry मिलती है, वो भी इंडियन ओरिजिन की है। तो मैंने एक बार ऑर्डर करी थी, आई थॉट इट विल बी समथिंग डिफरेंट, बट इट वाज लाइक इंडियन ओनली। बट या ये तो हमारी नली निहारी वाली करी बन गई थी। हाँ बिल्कुल। करी इज ऑल्सो इंडियन वर्ड, राइट? करी इज अ वेरी संस्कृत वर्ड, KARI, संस्कृत वर्ड विच इंग्लिश भी उसी से बना है, करी से। So yeah, someday we can do an entire history of the term curry and why every Indian food has started to be known as just curry, which is sad, which is curry. Why we're called the non-curry podcast, because we just don't talk about curry, we talk about other stuff as well, which is there in Indian food. पहली बार हमने ये बात की है कि हमारे पॉडकास्ट को नान करी क्यों बोलते हैं। खैर, on that very nice note, sir, हमारे समोसे जो है एयर फ्रायर में जो है गर्म हो रहे हैं, तो मैं वो लेके आता हूँ। चटनी वटनी रेडी है, आप समोसे खाना चाहते हो आप भी लेके आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Want to learn something new and have a few minutes to spare? Well, then go for the Traveling Professor's Diary, where I, Siddharth Deshmukh, the Traveling Professor, will help you glean from all the insights that I've gained from wherever I've traveled, learned, taught, and repeated.
Join me every Tuesday and Thursday on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from. And we're back. Now in the final segment, as usual, we will discuss our underrated, overrated, and favorite versions of fried food, which may or may not include samosa and pakora. Sadaf, आप शुरू कीजिए. देखो, ऐसा है कि फ्राइड फूड की बात करें और चाट की बात ना करें तो जिंदगी अधूरी सी लगती है. सो मेरा फेवरेट, एंड नॉट जस्ट वन काइंड ऑफ चाट. और चाट पे बात करने लगेंगे ना तो बिल्कुल 2-4 घंटे से कम का तो पॉडकास्ट होगा ही नहीं. इस पे हम लाइव कर लेंगे प्रॉपर सा. बट चाट इज माई फेवरेट फूड, फ्राइड फूड. What about you, sir? Mine is slightly boring. It's paneer pakoda. I'm a Punjabi, so I'm a sucker for anything made out of paneer and besan. So just give those two ingredients to me in any form and I'll eat them as long as they're cooked. And I'm totally with you on chaat. I quite fancy dahi bhalla on occasion. मेरे घर पे बड़ा अच्छा दही भल्ला बनता है. आप अपना overrated version बताइए. Overrated ना यार, देखो ऐसा है कि I don't understand. Chicken pakora. And with chicken, when I'm saying chicken pakora, I mean chicken pakora. I'm not talking about ये KFC वाले chicken pakora की बात नहीं कर रहा हूँ. I'm saying legit, जब घर पे लोग बनाते chicken pakora या फिर सबको बना chicken pakora. I don't understand. काफी टाइम तो लोग ऐसे गलत मीट ले लेते हैं कि थाई लेना है, एक ब्रेस्ट लेना है, उसमें कंफ्यूजन होता है लोगों को. उस चक्कर में आपने ज्यादा फ्राई कर दिया तो चिकन खत्म हो जाता है, कहानी खत्म है चिकन की. आई थिंक चिकन डीप फ्राइंग पकौड़ा समझ में नहीं आता है. तो ऑफ कोर्स यू कैन पुट टेम्पुरा, लेकिन बेसन तो नहीं, मजा नहीं आएगा. Got it. आपका सर ओवररेट क्या है आपके? तो ये दिस इज एट द सेम लेवल एज मी कॉलिंग सांबर overrated. So I think आलू के समोसे आर overrated. भाई साहब मार खिलवाएंगे आप. कीमे के समोसे अच्छे लगते हैं. मटन कीमा का समोसा I've had the best at this place called Bhatiyar Gali in Ahmedabad. Yes. But I will tell you why aloo samosa is overrated. It's basically a heart surgeon's treasure. Like सोना है उनके लिए. It has absolutely no redeeming health quality. और ऐसा नहीं है कि मैं unhealthy चीज नहीं खाता. I do love unhealthy stuff on occasions. But वो टेस्ट और हेल्थ का जो स्केल है वो थोड़ा बैलेंस होना चाहिए. मतलब अगर वो अनहेल्दी है तो इट हैज टू टेस्ट बेटर देन हाउ बैड इट इज हेल्थ वाइज. समोसा एसेंशियली इज मेड इन typically in deep fried reused junk oil जिसके बारे में मैंने बात की थी. It has aloo in it, which again I'm personally not a fan of, and it is made with maida, which also I have spoken of in our roti episode, why it is bad for you, which is essentially the worst flour for our health. So all these reasons combined make aloo samosa overrated for me. आपका overrated तो आपने बता दिया, आप underrated बताइए अपना. Underrated तो बता देंगे सर, लेकिन ये जो जख्म दिया है आपने ये आलू समोसा को overrated बोल के, ये कैसे भरेगा? ये तो हरा ही रह जाएगा. हम पे ये किसने खैर अंडररेटेड आई थिंक ना फूलों के पकौड़े. फूल मतलब फ्लावर्स के. एंड these flowers could be like pumpkin flowers, अगस्ती फ्लावर, जूट फ्लावर, ड्रमस्टिक फ्लावर, कचनार के फ्लावर बनते हैं, काफी सारे बाकी भी है. तो इनके जो फ्लावर्स के जो पकौड़े बनते हैं ना, आई थिंक पीपल, एक तो लोगों को लगता है कि यार फूल के पकौड़े क्या ही समझाए. अच्छा, भांग के पकौड़े भी बनते हैं बाय द वे. तो अगर पीपल आर इंटरेस्टेड, होली आने वाली है तो किसी को भांग के पकौड़े खाने हैं या फिर भांग के पत्ते के पकौड़े खाने हैं तो उसके भी खा सकते हैं. भांग के पत्ते क्या होते हैं? वीड लीव्स. तो वीड लीव्स के ही बनते हैं पकौड़े. अभी इंडिया में थोड़े कम है, लेकिन अमेरिका में तो बहुत सुप्रसिद्ध है. तो एक तो ये अंडररेटेड है. अच्छा, दूसरा आज मैं चीटिंग कर रहा हूँ पटाख से, मुंगौड़ी या फिर मूंग दाल की जो पकौड़े बनते हैं ना, रमजान में हमारे घर पे मूंग दाल चने दाल के पकौड़े बहुत बनते हैं और उसको हम बोलते हैं फुल्की. बट ये पकौड़े भी मुझे अंडररेटेड लगते हैं, इसलिए बिकॉज जितना मेहनत उसके अंदर जाता है टू मेक इट रियली लाइट एंड फ्लफी. You have to beat it properly. You have to first soak the dal in advance and then you have to beat it properly so that you incorporate air in that. It's a trick. If you don't do all these things, वो tough हो जाएगा. You won't really enjoy eating दाल के पकौड़े. So I think, और दिल्ली में फेमस भी है एक राम लड्डू जो है, which is also दाल के पकौड़े. Fantastic. ये what is your underrated? फूलों के पकौड़े कहाँ मिलते हैं? फूलों के रंग से ये छतरपुर में है, फूलों की गलियां. नहीं, कुछ तो मार्केट में मिल जाते हैं. पंपकिन का जब सीजन आए ना, तो पंपकिन फ्लावर मिल जाते हैं आपको इजीली मार्केट में. और सेम गोज विद सजना या फिर ड्रमस्टिक जिसको बोलते हैं, इसके इजीली मिल जाते हैं. रेस्टोरेंट्स वगैरह में आजकल किसी जगहों पे ना ऐसे जब सीजन के टाइम पे ले आते हैं. यूजुअली ये घरेलू ही है. अच्छा, घरेलू से याद आया, थोड़ा डिटेल लेना. आई थिंक व्हाट
makes pakora, what differentiates pakora and samosa basically, is कि समोसा जो है ना वो एक ऐसी चीज है जिसको ऑफ कोर्स आप घर पे बना सकते हो, लेकिन यूजुअली लोग घर पे बनाते हैं नहीं, इररिस्पेक्टिव, मतलब इफ यू कॉल कि हाँ पंजाबी ही खाते हैं समोसा, अगर ऐसा लोगों का मानना है, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक पीपल इन जनरल लव समोसा, लेकिन घरों पे ना समोसा तो कम बनाते हैं. हाउएवर पकौड़े इजीली बन जाते हैं. तो यूजुअली ऑफ कोर्स बोथ दीज थिंग्स आर स्ट्रीट फूड, लेकिन आई थिंक पकौड़े का जो डिमांड है घर पे ना वो ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाट सॉर्ट ऑफ मेक्स देम स्टैंड आउट. घर के लिए घर का क्यूजीन है ये पकौड़ा. Yeah, you're right, absolutely right. आपके अंडररेटेड कौन सा? आपका अंडररेटेड भी ऐसा कुछ होगा अजीबोगरीब टाइप का, पक्का श्योर है. You are absolutely right. तो इसमें मैं अंडररेटेड में एक डिश का नाम नहीं लूंगा, बट आई विल टॉक अबाउट अ मेथड फॉर फ्राइंग व्हिच इज यूजिंग एयर फ्रायर्स. सो आई थिंक एयर फ्रायर्स आर अ गेम चेंजर व्हेन इट कम्स टू फ्राइंग. We basically like fried food for its crispness, जो उसमें कड़कपन होता है, but you can achieve that in an air fryer without using like kilos of oil. Air fryer is basically like an oven which circulates hot air, और उस hot air से crispiness आ जाती है whatever you're frying. So I've tried making जो KFC type chicken है air fryer में, और बहुत अच्छा बनता है उससे. So आप भी ट्राई कीजिए. रेसिपी मेरे पास होगी तो मैं लिंक कर दूंगा शो नोट्स में. डन. नाउ बिफोर वी एंड, सदफ कोई टिप दे दीजिए क्विकली. मेरे पास एक टिप है फॉर अ चेंज एज वेल. यस सर, प्लीज. आई वुड से दैट व्हेनेवर यू आर रीफ्राइंग, नेवर यूज एनी ऑयल एक्सेप्ट घी. घी इज द ओनली फैट विच कैन बी यूज्ड टू फ्राई समथिंग अगेन, अगर उसमें ऑलरेडी कुछ फ्राई हो चुका है. That's my tip. Sadaf, your tip? It adds a really nice flavor as well. तो घी का इस्तेमाल करें, थोड़ा बिल बढ़ेगा लेकिन मजा बहुत आएगा. मेरा जो है टिप एक ही है, वो वर्की समोसे से रिलेटेड है, बिकॉज वी बोथ टॉक्ड अबाउट वर्की समोसा, और अगेन बिकॉज हमारी किताब में भी है. तो वर्की समोसा में दो चीजें कर सकते हैं. पहला कि उसके अंदर जो मीट जाता है, मिन्स्ड मीट, वो ढेर सारे प्याज के साथ डाले, caramelized onion. It tastes really good when you mix onion and minced meat together. They are, I think, match made in heaven. अच्छा, मीट में भी अगर आप minced meat ले रहे हो तो थोड़ा सा, let's say 90% मीट ले रहे हो तो 10% फैट डाल दे, या फिर 80% मीट है तो 20% फैट डाल दे. ये इंपॉर्टेंट है to make a really delicious वर्की समोसा. And second and the most important thing is that when you are frying वर्की समोसा, तो उसके लिए तेल जो है हॉट होना चाहिए. इनफैक्ट किसी भी फ्राइंग के लिए ना, वट एवर काइंड ऑफ फ्राइंग यू आर डूइंग, उसके लिए इंश्योर कि तेल हॉट हो. क्यों? क्योंकि अगर तेल गर्म होगा तो तेल सीप इन कर जाएगा बेसिकली, विच मीन्स दैट योर डिश विल सोक द ऑयल, और दिस इज नॉट वॉट यू वॉन्ट. यू वॉन्ट रियली नाइस एंड क्रिस्पी. डीप फ्राई करेंगे गरम गरम तेल में, मजा आ जाएगा. और रेसिपी जो है वो नीचे ये अच्छे से आप तो दे रहे अपनी, और मैं तो किताबी लिंक कर दूंगा. Fantastic. On that note, let's call it a day. Let's call it a day. चाय समोसा एंजॉय करें. And if you like this podcast, don't forget to check out the other delicious podcast on the IVM network. You can listen to us on the IVM Podcast app or ivmpodcast.com. You can also follow us on our social media. We are IVM Podcast on Twitter and Instagram. Reach out to us and tell us what else we should talk about. Follow us on Twitter. I am Hussain Sadaf1 and my co-host Archit on Bantofu. You can also find us on Instagram. Okay, bye! Hey, I'm Zarina, your peak performance coach, leadership coach, and life coach. And I'm here to unleash that power within you with your weekly dose of mantras and empowerment. Tune in to Monday Mantras every Monday for your quick fix, and the Empowering Series with Zarina Poonawalla every Thursday for riveting real-life stories. You can catch us on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcast from. 2020 is a difficult year. A global pandemic, protests, elections, recessions. You get the picture. What we need is a space where we can have nuanced discussions about global affairs and foreign policy. That's where I come in. My name is Hamsini Hariharan and I host the States of Anarchy podcast. Every second Tuesday, I speak to experts in the field of international relations to make a little more sense of the world. So join me on the IVM Podcast app, website, or wherever you're listening to me right now.